किसान भाइयों नमस्कार। कल भाजपा के सांसद संजय भाटिया, जो हरियाणा में करनाल से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक वीडियो डाली। उस वीडियो में वो किसी किसान से बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम इन कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हो, तो ये कृषि अध्यादेश हैं क्या, पहले मुझे ये बताओ। और वो थोड़ा सा शुरुआती समय में थोड़ा डांटने के लहजे से भी उनको बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कृषि अध्यादेश का नाम क्या है, पहले नाम बताओ। फिर कहते हैं दूसरे कृषि अध्यादेश का नाम बताओ, तीसरे कृषि अध्यादेश का नाम बताओ। तो भाजपा के सांसद माननीय संजय भाटिया जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सांसद महोदय, किसान भोले भाले होते हैं, वो पूरी चीजें समझ नहीं पाते। अगर वो पूरी चीजें समझ जाते तो वो आपकी बातों में आके धर्म, जाति, अक्षेत्र, दारू की बोतल और 2000 के नोट पर वोट नहीं डालते। अभी किसानों में वो जागरूकता नहीं आई है। किसान अभी उतने समझदार नहीं है। किसान भोला भाला होता है। अगर वो समझदार होता तो आपकी बातों के बहकावे में ना आता, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के बातों के बहकावे में ना आता। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने किसान भाई से पूछा कि भाई कृषि अध्यादेशों से क्या नुकसान है, जरा बताओ, उनके नाम बताओ। तो भोला भाला किसान नहीं बता पाया होगा ठीक से। तो मैं आपको एक चीज कहता हूं, माननीय सांसद जी, हम और आप हरियाणा में जहां आप चाहें वहां पे खुली बहस करते हैं। और किसी गांव में चाहे तो गांव में करते हैं, किसी शहर में चाहे तो शहर में करते हैं, और किसानों को बिल्कुल सामने बैठाएंगे और वहां पे बात होगी। आप कृषि अध्यादेशों के पक्ष में अपनी बात कहिएगा, हम कृषि अध्यादेशों के नुकसानों को गिनवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसान आपकी बात से सहमत हैं या हमारी बात से सहमत हैं। अगर किसान हमारी बात से सहमत होते हैं तो आप हमेशा के लिए राजनीतिक जीवन को छोड़ दीजिएगा। अगर किसान आपकी बात से सहमत हो गए तो हम हमेशा के लिए सामाजिक जीवन छोड़ देंगे। यह हमारी आपको बिल्कुल खुलेआम चुनौती है, बड़े मान सम्मान के साथ। जहां आप चाहें हरियाणा में वहां आप बहस कर सकते हैं, जहां पे चाहें, जिस जगह पे चाहें। और एक अन्य चीज आप ये समझिए, केंद्र सरकार की हजारों पॉलिसीज होती हैं, हजारों नीतियां होती हैं। अगर किसी एक नीति के बारे में उठा के हम आपसे सवाल पूछने लग जाएं तो हो सकता है कि आपको भी मालूम ना हो। तो इसीलिए इस तरीके से मत किया कीजिए कि किसी किसान को नीचा दिखाने के लिए आप उसको फोन करें कि बताओ इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि कृषि अध्यादेशों से किसानों को क्या नुकसान है। और संजय भाटिया जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और मैं सब भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो बीजेपी के हर सांसद के पास पहुंचे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था। जब किसानों का उत्पाद तैयार होता था, किसानों की फसलें मंडी में आती थी, तो उस समय व्यापारी लोग अपना मिल जाते थे, वो अपना गठजोड़ कर लेते थे, किसानों की फसलों का दाम गिरा देते थे और उनको कम दाम पे खरीद के अपने बड़े बड़े गोदामों में स्टोर कर लेते थे और बाद में ग्राहकों को ऊंचे दाम पे बेचते थे। तो उस चीज को रोकने के लिए एपीएमसी एक्ट बनाया गया अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। तो कागजों में तो मंडी का मालिक किसान होता है, वो अलग बात है, वहां भी धीरे धीरे व्यापारियों का गठजोड़ बन गया। तो अब सरकार क्या कह रही है, जो सरकार 3 कृषि अध्यादेश लेके आई है, जो पहला कृषि अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, उसमें सरकार का यह कहना है कि भाई जहां पहले किसानों का माल मंडियों के अंदर ही बिकता था, अब कहीं पे भी बिक सकता है। और कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड होगा, कोई भी व्यापारी, कोई भी ई मार्केटिंग फर्म, कोई भी कंपनी किसान के माल को जहां चाहे वहां पर खरीद सकती है, किसानों के खेत में खरीद सकती है, वो चाहे तो किसानों के किसी सड़क पे खरीद सकती है, वो चाहे तो किसी कोल्ड स्टोरेज में खरीद सकती है, वो चाहे तो किसानों का उत्पाद अपनी कंपनी में खरीद सकती है। यह चीज पहले अध्यादेश में कही गई है। इसमें अब समझने की बात यह है कि इस अध्यादेश में सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नहीं दी है। उस अध्यादेश में यह नहीं कहा गया कि भाई जो भी व्यापारी खरीदेगा वो एमएसपी पर ही खरीदेगा। एमएसपी की कोई बात ही नहीं कही गई। और अन्य महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि पहले जब एपीएमसी मंडियों में होता क्या है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि किसानों का माल एमएसपी पे खरीदा जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
अब नए अध्यादेश के आने के बाद केंद्र सरकार कहेगी, राज्य सरकारें कहेंगी कि भाई किसान का माल कहां पर बिका है, उसके खेत में बिका है, सड़क पर बिका है, कोल्ड स्टोरेज में बिका है, किसी कंपनी में बिका है, हमें क्या मालूम। जब हमें मालूम ही नहीं है तो सरकार कहेगी कि हमारी क्या जिम्मेदारी है कि आपका माल एमएसपी पे खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। तो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से भागना चाहती है कि भाई किसानों का माल एमएसपी पे खरीदा जाए। जो ये सरकार की आज के दिन जिम्मेदारी बनती है, सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से भागना चाह रही है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और अब आप अगली चीज समझिए, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात। एक राज्य ने, तमिलनाडु ने एपीएमसी एक्ट में सुधार किया और एक राज्य बिहार ने एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया। तो उसका नतीजा क्या आया, जरा आप ये भी सुन लीजिए। 1999 में जब उस समय तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि होते थे, तो उन्होंने एपीएमसी एक्ट में सुधार करने के लिए उझावर संधई मार्केट बनाई और यह कहा कि भाई इन मार्केटों में सिर्फ किसान आके अपना सामान बेच सकता है और किसान की पूरे तरीके से जांच की जाएगी कि यह सच में किसान है या नहीं, उसके खेत में जाया जाएगा, उसकी फसलें देखी जाएंगी। उसके बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को उन उझावर संधई मार्केटों में फ्री में दुकानें दी, बिना किसी किराए के। उनको फ्री में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इक्विपमेंट दिए जिससे अपना वो सामान तोल सकें। उनको फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी और राज्य सरकार की बसों में उनको आने जाने के लिए फ्री की सुविधा दी। अब उसका नतीजा ये रहा कि आज के दिन ओपन मार्केट के मुकाबले जो उझावर संधई मार्केट से जो किसान जुड़े हुए हैं, उनको ओपन मार्केटों के मुकाबले अपने उत्पाद का 25% ज्यादा दाम मिलता है और ग्राहकों को ओपन मार्केट के मुकाबले 15 से 20% कम दाम पे कृषि उत्पाद मिलते हैं और ताजा व फ्रेश कृषि उत्पाद मिलते हैं। तो वहां पे किसानों का भला हुआ। अब दूसरा उदाहरण समझिए बिहार का। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म किया गया और यह कहा गया कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट क्षेत्र से, कृषि के मामलों में बहुत निवेश आएगा। लेकिन हुआ क्या, एपीएमसी एक्ट खत्म होने के बाद बिहार में राज्य सरकार ने सरकारी खरीद गेहूं की, धान की, चने की, मक्के की सब बंद कर दी। उसका नतीजा क्या रहा कि आज के दिन जिस मक्के का एमएसपी 1850 है, बिहार को मक्के की बेल्ट बोला जाता है, तो बिहार में किसानों का मक्का 600 रुपए में व्यापारी खरीद रहे हैं, 600 रुपया क्विंटल में। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, 2006 के बाद से ही बिहार से पलायन शुरू हुआ। जो छोटे किसान थे उन्होंने खेती छोड़ने पर उनको मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकारी खरीद बंद हो गई और उनके दूसरे राज्यों में आके उनको मजदूरी करनी पड़ी, जिनको आज प्रवासी मजदूर कहते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा माननीय सांसद जी, जो ये नया अध्यादेश है, इस अध्यादेश के तहत अगर किसान व कंपनी के बीच में विवाद हो गया तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, वो सिर्फ एसडीएम तक जा सकता है, जिलाधिकारी तक जा सकता है। एसडीएम और जिलाधिकारी तो सरकार का पार्ट होते हैं और सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ मिलकर रहती है क्योंकि व्यापारी चुनाव के समय सरकार को चंदा देते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार है हर भारतीय का कि भाई किसी भी सूरत में वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अब आपने नए अध्यादेश के तहत ऐसा कानून बना दिया कि अगर किसान और कंपनी में विवाद हुआ तो किसान कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा। और मैं आपको अन्य चीजों की यह भी बताना चाहता हूं माननीय सांसद जी, आप जरा सुनिएगा इस बात को। जो ये नीति अभी लागू की जा रही हैं, इन नीतियों को बोलते हैं फ्री मार्केट पॉलिसीज, जो अभी आप ये कृषि अध्यादेशों के माध्यम से कर रहे हैं। ये पॉलिसी 1970 में अमेरिका और यूरोप में लागू हो गई थी। ये फ्री मार्केट पॉलिसी लागू होने से पहले अमेरिका और यूरोप में किसानों को जो फाइनल रिटेल प्राइस है, जो फाइनल खुदरा मूल्य होता था, उसका 40% किसानों को मिलता था। यह फ्री मार्केट पॉलिसी लागू होने से पहले। फ्री मार्केट पॉलिसी लागू होने के बाद फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% किसानों को मिलता है अमेरिका और यूरोप में। तो जो आप फ्री मार्केट पॉलिसी लागू करने की बात कह रहे हैं, इससे किसानों का नुकसान होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट, इनका फायदा होता है। आप जरा ये भी समझ लीजिए। और मैं एक भाइयों आपको अन्य चीज बताना चाहूंगा कि जो दूसरा ऑर्डिनेंस है वो क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए आप। दूसरा ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव से जुड़ा हुआ। उस एक्ट में पहले क्या होता था कि पहले आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इनकी भंडारण पे एक लिमिट लगी हुई थी कि भाई इससे अधिक कोई स्टोर नहीं कर सकता है। अब सरकार ने क्या कहा कि भाई ये लिमिट हटा दी जाती है और सरकार का दावा है इससे किसानों को फायदा होगा, किसान अपना माल स्टोर कर पाएंगे और वो उस समय बेचेंगे जब मार्केट में दाम सबसे अधिक होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सांसद जी,
भारत में अधिकतर किसान तो छोटे किसान हैं, उनके पास भंडारण की क्षमता है ही नहीं। उन्होंने तो जो कर्जा लिया होता है, उनकी तो कोशिश ये होती है कि भाई जैसे ही उनकी फसल तैयार हो, फसल उनकी बिके, उसके बाद वो अपना उत्पाद बेचें और अपना कर्जा उतारें, जो अपने अन्य खर्चे हैं वो करें। तो किसान के पास तो भंडारण की क्षमता है ही नहीं। तो जो आपने ये भंडारण पे से लिमिट हटा दी है, इससे फायदा किसान को नहीं होगा, इससे फायदा अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को होगा, बड़े बड़े व्यापारियों को होगा, जिनके पास बड़े बड़े गोदाम है। अब वो दिन चले गए जब किसान इन बातों को नहीं समझते। किसान अब इन बातों को समझने लग गए हैं। जो किसानों के पुत्र हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो समझने लग गए हैं इन चीजों को कि आप किसान के नाम पे कॉरपोरेट को फायदा करने जा रहे हैं। जो तीसरा जो आप ऑर्डिनेंस लेके आए वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ। उसमें आपने बोला है कि द फार्मर्स एश्योरेंस ऑन प्राइस एग्रीमेंट, ये उसका नाम है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। उसमें आपने कहा है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगी, यानी किसान अपनी ही जमीन पे अब मजदूर बन जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी कवर की है राजस्थान के जैसलमेर की। वहां पे किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीनों को ले रही हैं, उनको दे रही हैं साल का किराया 9400 रुपए, और कई सालों की लीज पे ले रहे हैं। और वो इंग्लिश में एग्रीमेंट कर रहे हैं किसानों के साथ। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश किसानों को समझ नहीं आती, तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी जब चाहे उस एग्रीमेंट को तोड़ सकती है और किसान एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कंपनी चाहे तो जमीन किसान की हो बेशक, लेकिन उस जमीन पे कंपनी लोन ले सकती है। अब मुझे बताइए, अगर कल को वो कंपनी वाला उस लोन लेके भाग गया तो बैंक तो जमीन की कुर्की कर लेंगे, तो जमीन तो किसान की जाएगी ना। वहां पे किसान को 1 साल का किराया दिया जा रहा है लगभग 9,000 रुपए, और दलाल बीच में कमा रहे हैं प्रति एकड़ 8,000 रुपए। तो ये स्थिति है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल की बात बीजेपी के नेता करते हैं, गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर करोड़ों रुपए का मुकदमा कर दिया था। हमारा देश का संविधान कहता है कि बीज पे अधिकार हर किसान का है, लेकिन बीज के मुद्दे पे ही पेप्सिको कंपनी ने पिछले साल गुजरात में किसानों पे मुकदमा कर दिया था। जब किसान संगठनों ने उसका विरोध किया, उसके बाद पेप्सिको कंपनी पीछे हटी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किसानों का शोषण होता है। और आप ये अमेरिका और यूरोप का मॉडल लागू करने की कोशिश मत कीजिए। एक तरफ आपकी सरकार बात करती है आत्मनिर्भर बनाने की, दूसरी तरफ आप जो खेती का अमेरिका व यूरोप का मॉडल है उसको लागू करने की बात करते हैं आप। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अमेरिका व यूरोप में होती है। आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि वहां पे जो लैंड पॉपुलेशन रेशो है वो बिल्कुल अलग है, और हमारे देश में लैंड पॉपुलेशन रेशो बिल्कुल अलग है। हमारे यहां पे खेती किसानी जीवन यापन का साधन है, अमेरिका व यूरोप में खेती बिजनेस है। वहां पे किसानों की आमदनी फसल बेचने से नहीं होती अमेरिका व यूरोप में, वहां पर सब्सिडी से किसानों की आमदनी होती है। अभी अमेरिका ने 4 सालों के लिए अपने किसानों को $810 बिलियन की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। $810 बिलियन, $1 बिलियन में लगभग 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। और हमारे यहां पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। हमारे यहां पे किसानों की आमदनी अपनी फसल बेचने से होती है। लेकिन अब आप उस फसल खरीदने की प्रक्रिया को भी व्यापारियों को सौंपने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसान बंधुओं, नए अध्यादेश के तहत सरकार ने कहा है कि जो एपीएमसी मंडियों में जो कृषि उत्पाद बिकेंगे उन पे टैक्स भी लगेगा, उन पे शुल्क भी लगेगा, और जो बाहर बिकेगा उस पे कोई टैक्स नहीं, कोई शुल्क नहीं। यानी धीरे धीरे मंडी सिस्टम अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम ये खुद कहते हैं कि एपीएमसी मंडियों में सुधार की जरूरत है, जैसे तमिलनाडु ने 1999 में सुधार किए, लेकिन केंद्र सरकार सुधार करने की बजाय एपीएमसी एक्ट को खारिज कर रही है, उसको बाईपास कर रही है। तो वही हाल होगा जो बिहार के किसानों का हुआ। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं किसान बंधुओं, इसमें समझने की एक बात यह भी है, 2005-6 में जब सेज एक्ट आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उस पे उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, किसानों की जमीन ले ली, उसको 4 दीवारी करवा दी और उस जमीन को एज इट इज छोड़ दिया। 2005-6 में उस जमीन की कीमत 1 एकड़ की जहां 5 लाख थी, आज वहीं 50 लाख हो चुकी है। तो बैठे बैठे कंपनियों की जो धनराशि थी वो 10 गुना बढ़ गई। तो इस तरीके से ये कंपनियां किसानों को लूटने का काम करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए। और माननीय सांसद संजय भाटिया जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। कहीं पे भी पूरे हरियाणा में कहीं पे डिबेट रख लीजिए, हम आपसे डिबेट करेंगे इन कृषि अध्यादेशों पे। आप कृषि अध्यादेशों के फायदे गिनवाइएगा, हम कृषि अध्यादेशों के नुकसान गिनवाएंगे।
और यदि जनता आपकी बात पे सहमत हो गई तो हम सामाजिक जीवन छोड़ देंगे, और यदि जनता हमारी बात पे सहमत हो जाए तो आप अपना राजनीतिक जीवन छोड़ दीजिएगा। ये हमारी चुनौती है आपको, और उम्मीद है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आप किसी भी भोले भाले किसान को फोन मिला देते हैं, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, डालते हैं और किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। और हमारी चुनौती है आपको, जहां आप चाहें वहां आप कृषि अध्यादेशों पे बहस कीजिएगा, और हम आपके साथ बिल्कुल जनता के सामने बड़े मान सम्मान के साथ आपसे बहस करेंगे। फिर उम्मीद करता हूं कि आप हमारी चुनौती को स्वीकार करेंगे। और आगे से अगर किसी भी ऑर्डिनेंस या किसानों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो खुलेआम पूछा कीजिए। देश में लाखों करोड़ों ऐसे किसान पुत्र हैं जो आपके सवालों का बिल्कुल बेखौफ होके बिल्कुल खुले तरीके से आपका जवाब देंगे। तो किसान भाइयों, आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बीजेपी के हर सांसद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और आगे से किसी भी पार्टी का कोई सांसद इस तरीके से किसानों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।